नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। इस लेक्चर में हम मध्यकालीन भारत के एमसीक्यू कितना है 330 क्वेश्चंस को, जो टॉप क्वेश्चंस है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, इनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण किसने किया था? फर्स्ट सक्सेसफुल अरब इन्वेजन किनके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। याद रखिएगा, किनके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। कब किया गया था? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। यह जो पहला सफल आक्रमण हुआ था किनके द्वारा? अरब आक्रमण के द्वारा। उस समय जो सिंध का शासक था, सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर सिंध का उस समय शासक था दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण उमैयद खलीफा काल में हुआ। क्या हुआ? उमैयद खलीफा, इनके ही काल में हुआ था मोहम्मद बिन कासिम पर आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो ये सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिए थे दोस्तों। ये मैप में आप देख सकते हैं सिंध एरिया को। अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये थे राजा दाहिर। अरब आक्रमण के समय में सिंध। राजा दाहिर किस वंश से संबंधित था? तो राजा दाहिर ब्राह्मण वंश से। राजा दाहिर का जो वंश जो था, ये था ब्राह्मण वंश से ये बिलोंग करते थे दोस्त। ब्राह्मण वंश की जानकारी चचनामा में, एक बुक है चचनामा, इसमें राजा दाहिर की वर्णन मिलता है दोस्त। चचनामा में को क्या कवर किया गया है? तो सिंध विजय के बारे में चचनामा में कवर किया गया है दोस्तों। अरबों के सिंध विजय का वर्णन किस में मिलता है? तो यही चचनामा में इनका मिलता है। चचनामा एक बुक है। अरब आक्रमण का मुख्य मार्ग क्या था? अरब आक्रमण का बोलन दर्रा, बोलन पास और मकरान का रूट, अरब आक्रमण का मुख्य ये प्रवेश द्वार माना जाता है। बाद में तुर्क आक्रमण किस दरवाजे से हुआ? खैबर पास से ज़्यादा हुआ था। खैबर पास से ज़्यादा आक्रमण होने लगे थे बाद में आकर के। ये देखिए बोलन पास को मैप में आप व्यू कर सकते हैं। अरब का सिंध पर अधिकार किस खलीफा के समय में हुआ? तो उमैयद खलीफा के समय में हुआ था। अरबों के सिंध विजय का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। अरब के सिंध विजयों का तत्कालीन कारण क्या था दोस्त? इनकी विजय क्या था? वो क्या करते थे? अरब जहाज़ों पर लूटपाट करते थे। प्लंडर ऑफ अरब शिप्स। देखिए किस प्रकार से ये लोग लूटपाट करते थे। मोहम्मद बिन कासिम किसके आदेश पर भारत आया? तो मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर भारत आया था। अरब आक्रमण का भारत पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या था? अरब आक्रमण का तो इनका प्रभाव हुआ कि सांस्कृतिक, कल्चरल एंड ट्रेड से ये कनेक्ट हो गए। जो कल्चरल मतलब कि जैसे कि पहनावा, बोली, कुछ ये सब, जैसे कि शादी विवाह का, ज्ञान का, विज्ञान का, व्यापार का, संस्कृति का एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान शुरू हो गया दोस्त। तुर्क आक्रमणों का मुख्य प्रवेश मार्ग कौन सा था? बताइए। तुर्क आक्रमणों का मुख्य प्रवेश द्वार क्या था? खैबर पास। इसका सही उत्तर क्या है? खैबर पास इनका मुख्य प्रवेश द्वार मार्ग माना जाता है। तुर्क आक्रमणों ने भारत में किसकी स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की? तो दिल्ली सल्तनत की नींव की। ठीक है दोस्त, उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव की। तुर्क आक्रमणों ने भारत पर उसकी पृष्ठभूमि तैयार की।
इनकी स्थापना दिल्ली सल्तनत की किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड किया गया दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल चला था ये 1206 से कब से 1526 ईस्वी तक चला दोस्तों। अरबों की तुलना में तुर्क आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव कैसा था दोस्त? तो इनका राजनीतिक प्रभाव जो हुआ ये क्या हुआ? अस्थाई टाइप का, मतलब कि जैसे कि अरब जो आक्रमण किए थे तो उनका जो था कि अपना एरिया, जैसे कि कहाँ कहाँ तक, तो सिंध, ठीक है, सिंध और मुल्तान वाले एरिया तक ये सीमित हो गए थे अरब। लेकिन तुर्क जब आक्रमण किया तो पूरा उत्तरी भारत जो हुआ वहाँ पर ये परमानेंट टाइप का अस्थाई रूप में ये क्या किए, यहाँ पर शासन स्थापित करने की शुरुआत की। तुर्क शासन से ही आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? स्थापना हो गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। महमूद गजनवी किस राज्य का शासक था? तो महमूद गजनवी गजनी का शासक था, वो गजनी का शासक था जो वर्तमान में अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है दोस्त। महमूद ने भारत पर कई जो लूट करने वाला, ठीक है, चोरी करने वाला काम उन्होंने किया है। महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार उन्होंने आक्रमण किए थे लूट करने के उद्देश्य से। ये देखिए गजनवी एम्पायर को आप मैप से आप कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब माना जाता है? तो 1001 ईस्वी में जो पहला आक्रमण माना जाता है। इस युद्ध में उन्होंने जयपाल को पराजित किया। किसको? जयपाल को पराजित कर दिया था। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। किस वंश का? हिंदू शाही वंश का ये शासक था जयपाल। 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किसे पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण किस मंदिर पर था? तो इसका सही उत्तर क्या है? सोमनाथ मंदिर पर। इन्होंने सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। सोमनाथ आक्रमण महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण माना जाता है दोस्तों। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर का। ये आप स्टैटिक बेस जो मैप पर है इनको याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा आपको सहायता मिलेगा दोस्तों। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी का आक्रमण कब हुआ? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध विद्वान कौन था? बताइए, आंसर अटेम्प्ट करते रहिए आप भी। तो उस समय थे अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया। अलबरूनी जो था ये क्या था? विद्वान, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये लर्न्ड व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे। अलबरूनी का जो किताब जो है जो भारत पर लिखा गया है, किताब उल हिंद, इसको याद रखिएगा, किताब उल हिंद जो उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद। महमूद गजनवी की प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए, महमूद गजनवी की प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसको प्लंडर वेल्थ एंड इंक्रीज प्रेस्टीज, अपने प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाया? लूटपाट कर करके इनका उद्देश्य था कि लूटपाट करे और अपने प्रतिष्ठा को बढ़ावे। और लूटे गए धन को कहाँ ले जाना? गजनी जो अफगानिस्तान एरिया में पड़ता है दोस्त, उनको वहाँ पर ले जाना। महमूद गजनवी को किस उपाधि से जाना जाता है? बताइए। तो महमूद गजनवी को यामीन उद्दौला,
इनका उपाधि था यामीन उद दौला के नाम से जाना जाता है। उसे एक मुस्लिम जगत में एक शक्तिशाली शासक, ठीक है, पावरफुल रूलर के रूप में इनको जाना जाता है। महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया बताइए? तो 1175 में, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़े थे वही महमूद गौरी था। तो पहला आक्रमण कब किया? 1175 में। और किस क्षेत्र में? तो मुल्तान एरिया में। इन्होंने मुल्तान एरिया में आक्रमण किए थे दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने विजयी प्राप्त की। किनके खिलाफ? मोहम्मद गौरी के खिलाफ। मोहम्मद गौरी के खिलाफ इन्होंने विजय प्राप्त किया था पहले तराइन के युद्ध में। तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी ने किसको पराजित किया? तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किए थे। ये पृथ्वीराज चौहान काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। और ये कहाँ का शासक हुए? तो अजमेर का। हाँ, ये अजमेर का शासक हुए एवं दिल्ली का। पृथ्वीराज चौहान इन दोनों जगह का शासक हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इसमें मोहम्मद जो गौरी थे ये पृथ्वीराज चौहान को क्या किए? डिफीट कर दिए। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया दोस्त इस युद्ध में। चंदावर के युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो गौरी और जयचंद के बीच। गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1194 ईस्वी में इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। जयचंद गहरवाल वंश का शासक था। जयचंद गहरवाल वंश का शासक था दोस्त। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था? तो इनको तो इस सबको याद है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। और ये कब तक चला? तो 1526 तक, जो पानीपत के प्रथम युद्ध तक ये चला था। 1206 से 1526 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? तो मोहम्मद जो गौरी था, हाँ, मोहम्मद जो गौरी था, इनका ये क्या था? गुलाम था। इनका गुलाम था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश के रूप में आया ये कौन आया? गुलाम वंश। गुलाम वंश के रूप में ये आए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश को? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी, सलेब डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता है? तो लाख बख्श। उन्होंने दान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था दोस्त, ठीक है। इनको लाखों का दान देने वाला, ठीक है, डोनर ऑफ लैक्स के रूप में जाना जाता है। ये अपनी उदारता के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? तो वेल प्लेइंग चौगान। चौगान जो गेम था उनको खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई। चौगान देखिए किस प्रकार से खेला जाता है। तो यहीं से इनको घोड़े पर से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई दोस्त। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? मतलब कि इनिशिएट किसने किया? तो इनिशिएट करने वाले कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इनको एंड किया किसने किया? मतलब कि इनको पूर्ण रूप से निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था दोस्त? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इनको पूरा करवा दिया दोस्त। कुतुब मीनार का लोकेशन पूछता है कि लोकेशन कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है दोस्त? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तभी हम लोग चर्चा किए हैं। इल्तुतमिश ने इनको जो निर्माण था इनको पूरा करवाया एवं उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक फाउंडर, जो संस्थापक, किन्हें कहेंगे? तो इल्तुतमिश को हम लोग दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बगदाद के जो खलीफा था उससे वैलिडिफाई करवाया था।
अपने को वैधता प्राप्त किया था दोस्तों। उसने कुछ सिक्के भी चलवाए, ठीक है, जो सिल्वर का, ये सिल्वर का क्या चलवाए थे, टांका, सिल्वर का टांका, एवं कॉपर, कॉपर का क्या चलवाए, जीतल, जीतल, कॉपर का उन्होंने जीतल चलवाए, सिल्वर का टांका और कॉपर का जीतल चलवाए थे। इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलवाए, तो टांका एवं जीतल चलवाए थे। इल्तुतमिश ने किस दल का गठन किया था, अटेम्प्ट करते हैं दोस्त, चिहलगानी, चिहलगानी दल का उन्होंने गठन किया था। ये चिहलगानी दल क्या था, तो 40 जो अमीर व्यक्ति थे इनका ये क्या था, ग्रुप था, ग्रुप ऑफ 40, मतलब 40 व्यक्तियों का एक समूह था। इसमें जो विश्वास पात्र थे सुल्तान के, इल्तुतमिश के, वही व्यक्ति इसमें शामिल हुए। लेकिन जो आगे चल कर के यही 40 ग्रुप, ठीक है, इस सुल्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंज क्रिएट किया, ठीक है। चिहलगानी में कितने तुर्क सरदार थे, तो 40 तुर्क सरदार थे दोस्त। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और वे भारत की एकमात्र, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी, ठीक है। उन्होंने पहली बार जो इनका जो शासन जो चला था ये 1236 से 1240 ईस्वी तक चला था। वो जो दरबार में जो आती थी ये रजिया सुल्तान, ये मतलब कि पहले की महिला थी जो हाँ घूंघट कर लिए, पर्दा में रहे, लेकिन इनका उससे मतलब ये सब नहीं था, ये बिल्कुल एकदम जेंट्स की तरह आया करती थी, ये घूंघट नहीं करती थी, पर्दा को बिल्कुल नहीं करती थी। दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला जो शासिका हुई, ये हुई राजिया सुल्तान। देखिए किस प्रकार से ये दरबार में आते थे, ये रही राजिया सुल्तान। इनका शासन कब से कब तक चला, तो 1236 से 40 तक चला, लगभग 4 वर्ष तक इनका शासन चला। इनके शासन से अमीर जो तुर्क थे काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट थे, उनको लगा कि हमको क्यों नहीं बनाया गया, हाँ, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है। रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब रहा, तो यही बताए थे 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल चला। बलबन किस वंश से संबंधित था, बलबन गुलाम वंश से संबंधित थे। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, बलबन सबसे पहले क्या किया, जो ग्रुप ऑफ 40 थे, ग्रुप ऑफ 40 जिसे 40 दल कहा जाता है, जो बलबन खुद उस मेंबर था, 40 दल का मेंबर था, लेकिन सबसे पहले आए तो 40 दल को ही समाप्त कर दिया। और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा चलाए थे बलबन ने। इससे सुल्तान की प्रतिष्ठा और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया था। सिजदा और पैबोस बलबन ही चलाए थे। देखिए किस प्रकार से जो किंग ऑफ फिट ऑफ किंग को, मतलब किस प्रकार से वहाँ पे जो लोग आते थे दरबार में उनको चूमना पड़ता था। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक इनह्यूमैनिटी का कह सकते हैं आप। बलबन ने किस नीति का अपनाया, बलबन ने अपने दुश्मनों के प्रति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जो अपने दुश्मनों को मारने का और उनसे व्यवहार करने का जो नीति था, इन्हीं को आगे चल करके ब्लड एंड आयरन पॉलिसी कहा गया दोस्तों। क्योंकि बलबन का जो नीति था ये काफ़ी ज़्यादा कठोर था दोस्तों। बलबन ने किस दल का शक्ति समाप्त कर दिया, तो उन्होंने ग्रुप ऑफ 40 चिहलगानी जो दल था, 40 जो ग्रुप थी, इनकी शक्ति को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। बलबन ने राजत्व की देवी सिद्धांत पर बल दिया, राजत्व की देवी सिद्धांत जो था इन पर उन्होंने बल दिया। खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुए, तो खिलजी वंश के संस्थापक हुए जलालुद्दीन खिलजी।
इन्होंने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की और उसके बाद जो शासक बना ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी जो देखिए बाजार नियंत्रण को किस प्रकार से प्रभावशाली में हुलिया बंद रखना, ठीक है, ये सब रिकॉर्ड्स सैनिक को और कैश में वेतन देना इनका कार्य था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी के बाद सुल्तान कौन बना दोस्त? तो जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बने थे। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बने थे। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख कार्य था ये बाजार नियंत्रण, इनको याद रखिएगा, ठीक है, बाजार नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल उन्होंने किए थे। क्यों किए थे मार्केट कंट्रोल? क्योंकि सैनिक को वेतन उनको बढ़ा के न देना पड़े, क्योंकि सैनिक को वेतन देते थे और मार्केट का भाव अगर ज़्यादा रहेगा, अगर मान ले कि इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उनको वेतन से उनका पेट नहीं चलेगा, उनका परिवार नहीं चलेगा, ठीक है। इन्हीं लिए इन्होंने मार्केट पर कंट्रोल रखे थे दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम है अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम है अली गुरसप। ये खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली शासक में ये खुमार है और उसने दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने दक्षिण भारत में भी विजय किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण का सामना किया था? मंगोल आक्रमण। उसके समय में भी काफ़ी ज़्यादा मंगोल आक्रमण चले थे। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने एक किला का निर्माण किया था। इसका नाम क्या है? सीरी का किला। इन्होंने सीरी का फोर्ट का निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ये रहे आपके प्यारे मंगोल्स। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति कौन हुए? तो दक्षिण भारत के कौन हुए? मलिक काफूर। उन्होंने दक्षिण भारत में देवगिरी, वारंगल और मदुरै में क्या किया? अभियान किए थे। मलिक काफूर का जो उपनाम है क्या है? हजार दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को। देखिए साउथ विजय किस प्रकार से ये किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों लागू किया? तो स्वाभाविक बात है, सेना को कम खर्च में रखने के लिए। बस बताए थे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी काल में बाजार अधिकारी को क्या कहा जाता था? इनको क्या कहा जाता था दोस्त? इनको कहा जाता था शाहनाए मंडी। ये बाजार के प्रमुख अधिकारी होता था एवं मूल्य नियंत्रण पर काफ़ी ज़्यादा देखभाल इनका रहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारी जो था, जितना भी ट्रेड करने के लिए आते थे, उन पर ये पैनी नज़र रखते थे, ठीक है, पैनी नज़र रखते थे, इनको क्लोजली मॉनिटर करते थे। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा को क्या कहा जाता था? दाग, ठीक है, इनको कहते थे दाग। घोड़ों पर दाग लगाने की दाग का था। हॉर्स को ब्रांडिंग किया जाता था। क्यों? क्योंकि जो फॉल्स है या फिर कह सकते हैं उसको नकली घोड़ों को इसमें समावेशन ना हो सके, इसीलिए इन्होंने घोड़ों को ब्रांडिंग करते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा धोखाधड़ी चल रहा था। ये सब करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य व्यवस्था, ठीक है, जो मिलिट्री जो फोर्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मजबूत कर दिया दोस्त। देख लीजिए किस प्रकार से टैगिंग करते थे, उसी प्रकार से टैगिंग होता था। सैनिकों का विवरण रखने की व्यवस्था क्या कहलाती थी? तो इनको हुलिया, ठीक है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, हाँ, तो यही सब जो रखता था ये इसको हुलिया कहा गया। सैनिक रिकॉर्ड्स। चराई से संबंधित कौन सा कर था? चराई, बताइए इनका आंसर क्या होगा? इनका आंसर होगा सी। चराई एक प्रकार का टैक्स था। पशु जो पशुओं की जो चराई से जो टैक्स देता था उन्हें चराई कर कहा जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने एक और टैक्स लगाए थे, कौन? घड़ी टैक्स, मतलब कि हाउस टैक्स लगाया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने हाउस टैक्स लगाए हुए थे। ये सब टैक्स से क्या किए? राज्य में काफ़ी ज़्यादा आय की, इनकम की सोर्स जनरेट हुआ दोस्तों। अभी बताए घड़ी से संबंधित, घर से संबंधित था घड़ी टैक्स। अलाउद्दीन ने भू राजस्व लगभग कितना कर दिया था? तो आधा, उपज का आधा, जो भी प्रोड्यूस करता था, जो भी मतलब उपजाते थे लोग, उनको आधा देना पड़ता था दोस्त। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजपूत राज्य पर आक्रमण किया है? ये चित्तौड़ पर किए थे। यही है चित्तौड़गढ़ का किला, इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किए थे। कब? तो 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन हुए? अमीर खुसरो। इनके दरबारी के हुए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इनके दरबारी हुए। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है? तो तोते-ए-हिंद। तोते-ए-हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका अर्थ होता है भारत का तोता। भारत का तोता इनका अर्थ होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उन्होंने फारसी और हिंदी में काफ़ी ज़्यादा, जो फारसी है, फारसी और हिंदी में जो साहित्य हुए, इनमें काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा। तुगलक वंश का संस्थापक कौन हुए? तो उनके संस्थापक हुए गयासुद्दीन तुगलक। इनकी स्थापना 1320 ईस्वी में होती है। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक का जो मूल नाम था, ये था गाजी मलिक। गाजी मलिक इनका मूल नाम था दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक नाम था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? बताइए। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की नगर की स्थापना किया था। MBT मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? तो इनका नाम था जौना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां। वह गयासुद्दीन तुगलक का क्या था? सन था, उनका पुत्र था। ये जो जौना खां हुए मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपनी महत्वाकांक्षी, नहीं क्या, ये महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो देखिए, दिल्ली से ये दौलताबाद ले गए। कहाँ ले गए? दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद का पुराना नाम क्या है? तो देवगिरी। देवगिरी दिल्ली मतलब दौलताबाद का पुराना नाम है देवगिरी। ये योजना काफ़ी कठिनाइयों का कारण बना। क्या हुआ कि ये सभी कोई अपना घर परिवार बाल बच्चा उठा करके दौलताबाद चले गए, लेकिन ये योजना असफल होते ही ये बैक टू फिर पवेलियन इनको आना पड़ा। तो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा धन की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई और लोगों की कठिनाई हुई। दौलताबाद का पुराना नाम देवगिरी, इनको याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा चलाई थी? तो ये टोकन करेंसी चलाए थे। जो आज की मुद्रा जिस समय चल रहा है, इस प्रकार से उन्होंने टोकन करेंसी, इनको बोला जाता है सांकेतिक मुद्रा, उन्होंने चलाए थे। यह प्रयोग भी उनका क्या हुआ? असफल हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉपी करने लगे, ठीक है, नकली सिक्का निर्माण करने लगे लोग, इससे राजस्व की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? कॉपर की। इनके किस धातु की बनी हुई थी? कॉपर की। तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्के बराबर मानने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये सब देखिए कल्पित जो है, कल्पना के आधार पर ये काम सब, ये जो ग्राउंड लेवल पर था ये संभव नहीं हो सका। तो क्या किया, लोग अपना कॉपी करने लगे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कौन सा प्रयोग किया? तो आप देख लीजिए, दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। इन क्षेत्र में इन्होंने टैक्स को बढ़ा दिया, इंक्रीज इन टैक्सेशन कर दिया था दोस्तों। इससे क्या हुआ? इससे जो किसान थे, फार्मर थे, इनके बीच काफ़ी ज़्यादा असंतोष बढ़ गया। भाई मतलब कि जैसे सूखा पड़ता था,
उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें टैक्स इंक्रीज करने का ही काम किया। स्वाभाविक बात है, किसान असंतोष हो ही जाएंगे। कृषि सुधार हेतु एमबीटी ने कौन सा विभाग अपनाया? दीवान एक गोही। दीवान एक गोही जब पूछेगा कि किस विभाग से संबंधित है तो इसका टिक कीजिएगा, ये कृषि डिपार्टमेंट से संबंधित है। उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने यह काम करके कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो विस्तार करने का प्रयास किया है दोस्तों। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय में भारत आए थे? तो ये भी आए थे एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही भारत आए थे। ये कहाँ से आए थे दोस्त? तो मोरक्को से, मोरक्को से यहाँ पे आए थे इंडिया में। और ये क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी बना दिया। काजी बोले तो जज, काजी बोले तो जज इनको बना दिया गया दोस्तों। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है रिहला, रिहला। मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण से जाना जाता है? तो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं, लेकिन सभी योजनाएं क्या हुआ उनका? असफल हो गया। योजना विचार में, आइडिया में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो क्रियान्वयन था, ये काफ़ी ज़्यादा फॉल्स रहा। इसको इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया। फिरोज तुगलक, फिरोज तुगलक किस वंश के संस्थापक था? तो ये तुगलक वंश के संस्थापक थे फिरोज तुगलक। उनका जो शासनकाल रहा 1351 से लेकर के 1388 तक इनका शासन चला। ये जो शासक हुए ये लोक कल्याणकारी कार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने गए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसके बाद सुल्तान बना था? तो ये बने थे एमबीटी के बाद, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में। इन्होंने तो विनाश किया, नाश किया, लेकिन इसके बाद जो फिरोज तुगलक बने ये कुछ सुधार किए। कब इनका डेथ हो गया एमबीटी का? तो मोहम्मद बिन तुगलक 1351 ईस्वी में चले गए। ठीक है। इन पर विद्वान का मत है, विद्वान ने कहा कि आखिरकार जनता से शासक को और शासक से जनता को मुक्ति मिली, इनके मृत्यु पर विद्वानों ने कहा था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बसाया? तो इन्होंने फिरोजाबाद, ये नगर जो बसाए, इस नगर का नाम क्या है? फिरोजाबाद की नगर की स्थापना किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह जो कोटला स्टेडियम है ये कहाँ पे है? ये है दिल्ली में, ये इन्हीं से संबंधित है। उन्होंने कई शहरें, नहरें, मदरसे और अस्पताल बनवाए थे, मतलब ये राजा पब्लिक के वेलफेयर में काम किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो इन्होंने कहाँ लाया? दिल्ली। अशोक स्तंभ को दिल्ली में ला करके उन्होंने रखा। देखिए ये कहाँ टॉप पर इन्होंने रख दिया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो अशोक के स्तंभ थे लाया था। इन्होंने टोपरा और दूसरा मेरठ से लाया था। पहला स्तंभ कहाँ से लाया? टोपरा से, और दूसरा मेरठ से लाया। इससे क्या हम समझ सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं यहीं कि जो एंशिएंट जो धरोहर है हम लोगों का, इनसे इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव था, रुचि की पता चलता है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मण पर भी कौन सा कर लगाया? तो इन्होंने जजिया टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। किस पर? ब्राह्मण पर जजिया टैक्स लगाया। अकबर ने जजिया टैक्स को कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया दोस्तों। दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग या डिपार्टमेंट की स्थापना की थी दास के लिए? तो इसने दीवाने बंदगान की स्थापना किए थे। दासों से संबंधित विभाग है दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के पास में जो गुलाम थे, जो दास थे, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में था दोस्तों।
उन्होंने दासों के रखरखाव एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था, ट्रेनिंग भी दिए थे। गरीब और अनाथ के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा डिपार्टमेंट बनाया? तो इनको दीवाने खैरात डिपार्टमेंट बनाया था। इससे ये ज़रूरतमंद जो नीडी व्यक्ति थे इनको ये हेल्प करते थे एवं कल्याणकारी योजनाओं को इसी डिपार्टमेंट से ये इम्प्लीमेंटेशन करते थे। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा कौन सी है? तो फुतुहत ए फिरोज शाही, ये इनका आत्मकथा है दोस्तों। तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो इनके लेखक के जियाउद्दीन बारानी। तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बारानी के द्वारा लिखा गया है। इसमें तुगलक काल की राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाया दोस्तों तैमूर ने। ये देखिए तैमूर लंग, यही है तैमूर जो दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया दोस्तों। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इन्होंने तुगलक के समय में ही, याद रखिए, तौ से तैमूर और तौ से तुगलक, तो तैमूर ने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली पर अटैक किया था। तैमूर क्या कर दिया? तैमूर इस कदर से उन्होंने आक्रमण किया कि तुगलक सत्ता को लगभग समाप्त कर दिया। तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति कैसे हुई? वीक एंड डिस्टर्ब्ड हो गया। क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया दोस्तों, कमज़ोर और अव्यवस्थित हो गया। सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? ख्रीज खां। ख्रीज खां सैयद वंश की स्थापना किए थे 1414 ईस्वी में। सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह हुए थे। और उसने क्या किया? तो बहलोल लोदी को क्या किया? अपना सत्ता सौंप दिया था। और इससे लोदी वंश की शुरुआत 1451 में बहलोल लोदी ने किए थे। देखिए लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, इनकी स्थापना 1451 में हुआ। और ये वंश जो था ये दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश था, लोदी वंश। ये लोदी कहाँ के थे शासक? तो ये अफगान के थे, अफगानिस्तान के शासक थे, अफगानी मूल के थे। लोदी वंश की स्थापना 1451 में, लोदी वंश की स्थापना 1451 में हुई थी। और इसका अंत किसके द्वारा हो गया? तो 1526 में जो पानीपत का जो फर्स्ट वार हुआ, इसके द्वारा इनका अंत हो गया दोस्तों। तो ये अफगान के थे, इनको तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इनको याद रखिएगा, एग्जाम क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा। इनका जो प्रमुख शासक हुए ये बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी इनके शासक हुए। और पानीपत के युद्ध में जो भाग लेने वाले शासक हुए ये इब्राहिम लोदी ही बाबर से हार गए थे। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी दोस्तों। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में किया। कब किया? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया? बताइए। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दिया। इससे क्या हुआ? तो आगरा की जो पॉलिटिकल जो लोग प्रोस्पेक्टस था ये काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ाव हुआ। और आगरा जो मुग़ल काल में भी, जो आगे हम पढ़ेंगे कि मुग़ल जो काल हुआ उसके समय भी में ये राजधानी बनी रहती है। इब्राहिम लोदी किस युद्ध में मारा गया? पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी ने मारा गया। किसने हराया? तो बाबर ने उनको हरा दिया।
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक हुए लोदी डायनेस्टी के। इसमें इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने तोप को एवं तुलुगमा, ठीक है, तुलुगमा जो इसका नीति था, जो सिस्टम था, इनको इन्होंने प्रयोग किया दोस्तों। पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल सल्तनत की शुरुआत हो गया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? लास्ट रूलर। तो इनका अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इनका अंतिम शासक हुए। इन्हीं को हरा करके ही बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था। दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है? तो इक्ता व्यवस्था को इक्तेदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है? तो लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन से, लैंड रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। इक्ता धारक को क्या कहा जाता था? इक्तादार। इक्ता धारक को इक्तादार कहा जाता था। ये क्या करते थे? तो किसी क्षेत्र का, मान ले कि किसी क्षेत्र का, किसी एरिया का इनको राजस्व वसूलने को मिलता था, तो ये राजस्व वसूली का काम करते थे इक्तादार। दिल्ली सल्तनत में सेना विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवाने अर्ज। सेना विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इनका काम था कि सैनिक भर्ती करना, सैनिक को वेतन देना, घोड़ों की व्यवस्था को देख रेख करना। इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सुधार है ये अकल्पनीय, अद्वितीय रहा है। दिल्ली सल्तनत में वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने इंसा। वित्त विभाग को दीवाने विजारत, ठीक है, दीवाने विजारत। ये दीवाने इंसा को क्या कहा जाता था? इसका आंसर सी है दोस्त, दीवाने विजारत। वित्त विभाग को दीवाने विजारत। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था, कोरेस्पोंड डिपार्टमेंट, मतलब पत्राचार डिपार्टमेंट था ये दीवाने इंसा। पत्राचार डिपार्टमेंट, कोरेस्पोंड डिपार्टमेंट, ये दीवाने इंसा संबंधित इसी से थे। दिल्ली सल्तनत में खराज क्या था? तो एक लैंड टैक्स था। खराज एक लैंड टैक्स था जो भूमि पर कर लिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में जजिया किससे संबंधित था? तो गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर था। ये नॉन मुस्लिम पर ये टैक्स आरोपित किया जाता था। अकबर ने उसे 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने फिर इसे इम्प्लीमेंट कब किया? तो 1679 ईस्वी में जजिया को फिर से री इम्प्लीमेंट कर दिया। खम्स का अर्थ क्या था? तो 1/5 ऑफ वार बूटी, मतलब वार में जो लूटे गए जो धन था उसका एक पाँचवां हिस्सा क्या सिस्टम्स को देना पड़ता था, मतलब कि जो राजा था उसको देना पड़ता था। दिल्ली सल्तनत काल में फारसी भाषा का महत्व क्या था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थे, मतलब ये प्रशासनिक लैंग्वेज थे। कौन? ये फारसी लैंग्वेज। मतलब कि जैसे कि शाही फरमान निकलता हो या फिर सरकारी दस्तावेज हो तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज कौन था? तो फारसी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किससे संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किससे संबंधित है? कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। किसके द्वारा? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। ये देखिए विजयनगर एम्पायर मैप में भी एक बार आप देख लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? तो हरिहर एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। इनकी राजधानी हम्पी हुआ। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ दोस्तों, जो तुंगभद्रा नदी के भद्रा नदी के बैंक पर यह राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के बैंक पर थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो ये हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। आज जो यूनेस्को का ये क्या है? यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये क्या है? हम्पी।
हम्पी में जो टेम्पल हुए जैसे विरूपाक्ष टेम्पल और विट्ठल स्वामी का जो टेम्पल हुआ ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ये था कृष्णदेव राय। ये तुलुब डायनेस्टी से संबंधित है। कृष्णदेव राय किससे? तुलुब डायनेस्टी से। इनको याद रखिएगा, कृष्णदेव राय तुलुब डायनेस्टी से संबंधित थे। उनका जो कार्यकाल रहा ये 1509 से 1529 तक कार्यकाल रहा था। मतलब कि बाबर के समकालीन आप कह सकते हैं, क्योंकि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना किया था। इनको जो कृष्णदेव राय थे ये साहित्य के प्रेमी थे। ये आर्ट्स को ज़्यादा ये संरक्षण प्रदान करते थे। कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध जो रचना थी ये अमुक्त माल्यादा। इसके बुक्स का नाम था अमुक्त माल्यादा, जो तेलुगु भाषा में, जो तेलुगु लैंग्वेज में लिखा गया था, अमुक्त माल्यादा। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, याद रखिएगा। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान क्या कहलाते थे भाई? तो इसको अष्टदिग्गज कहलाते थे। 8 विद्वान को अष्टदिग्गज कहलाते थे। अष्टदिग्गज क्या थे, किस संबंधित थे? तो ये तेलुगु जो साहित्य थे, तेलुगु जो लिटरेचर था, इससे ये संबंधित थे। इसका जो प्रमुख विद्वानों में से जो एक था ये अलसानी पेद्दाना, इनका जो विद्वानों में से मुख्य थे। विजयनगर में नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? सैन्य सामंती प्रशासन, मिलिट्री फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थी। नायकों को भूमि के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। मतलब कि राजा जो थे उनको लैंड देता था, लेकिन वो क्या करते थे? उनको मिलिट्री प्रदान करते थे, सैनिक सोल्जर प्रदान करते थे। दोस्तों, विजयनगर का प्रसिद्ध टेम्पल कौन था? मंदिर। विजयनगर का प्रसिद्ध मंदिर स्थल कौन सा था? तो ये था हम्पी। यहाँ पर विट्ठल स्वामी का मंदिर कहाँ पे है? तो हम्पी में एवं विरूपाक्ष टेम्पल भी हम्पी में ही है। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ। कौन से संस्थापक इसके? तो अलाउद्दीन बहमन शाह इनकी स्थापना किए थे। ये दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य माना जाता है। ठीक है, दक्कन का। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह इनके संस्थापक थे। बहमनी राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इनका प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में चल के, ठीक है, क्या हुआ राजधानी इसका? बीदर। इनकी राजधानी बाद में चल के बीदर राजधानी हो गई। गुलबर्गा देखिए ये कर्नाटक की एरिया में आता है। बहमनी राज्य की बाद की राजधानी बीदर, ये हम डिस्कस किए हैं। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध वजीर कौन था? मोहम्मद गवां। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस वजीर था दोस्त। ठीक है, उसने एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा इसका योगदान था। उन्होंने मदरसा का भी स्थापना में काफ़ी ज़्यादा सहयोग किए थे मोहम्मद गवां। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 में होता है दोस्त। तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षसी या तंगरी का भी युद्ध कहा जाता है। इसे राक्षसी और तंगरी का भी युद्ध कहा जाता है दोस्त। तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ? ठीक है, तो ये विजयनगर और दक्कनी सल्तनत के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, इनको याद रखना है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर पक्ष का नेता कौन था? राम राय।
राम राय एक समय में बहुत मज़ा किया। उस समय छोटे छोटे जो राज्य हुए, ठीक है, जैसे बीदर हो गया, बिरार हो गया, 5 प्रकार के राज्य थे छोटे छोटे, तो उनको ये लड़ाते थे एक दूसरे में, ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति ये करते थे। कौन? राजा राम राय। लेकिन फिर क्या हुए, ये पांचों एक हो करके और राम राय को एकदम से क्या किए, पछाड़ दिए। तालीकोटा के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो विजयनगर को काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करने पड़ा। विजयनगर के संस्थापक भाई किस वंश से थे? जाइए, तो ये संगम वंश थे। विजयनगर के संस्थापक भाई ये संगम वंश के थे। कौन थे? तो हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का ये संगम वंश के शासक थे। उन्होंने 1336 ईस्वी में क्या किया था? विजयनगर की स्थापना किया था। अमरा नायक व्यवस्था किससे जुड़ी हुई थी? तो सैन्य सेवा और भूमि अनुदान से ये संबंधित थे। सैन्य सेवा और भूमि अनुदान से संबंधित थे। नायक जो होते थे, नायक, इनको लैंड के बदले में जो सैनिक था, गार्ड्स को देना पड़ता था राजा को। बहमनी के उत्तराधिकारी राज्यों में कौन शामिल था? बीजापुर उत्तराधिकारी राज्यों में शामिल थे। बहमनी राज्य का जब विघटन हो गया तो 5 दक्कनी राज बने। बीजापुर में कौन था? तो आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर में चले दोस्त। और गोलकुंडा में चले थे कुतुब शाही वंश। शाही डायनेस्टी चला था गोलकुंडा में। ये क्षेत्र देख लीजिए, बीजापुर का क्षेत्र। बीजापुर में कौन सा वंश स्थापित हुआ? आदिल शाही वंश। कौन? आदिल शाही। और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश स्थापित हुआ। बीजापुर का गोल गुंबज किसने स्थापित किया? तो आदिल शाही डायनेस्टी ने ही बीजापुर का जो गोल गुंबज की स्थापना इन्होंने ही किया था, आदिल शाही डायनेस्टी ने। गोल गुंबज क्या था? तो आदिल शाह का ये टॉम्ब इनका मकबरा था दोस्त। गोलकुंडा पर किस वंश का शासन था? गोलकुंडा पर कुतुब शाही वंश का डायनेस्टी था। ये लोग हीरे का व्यापार करते थे, ठीक है, डायमंड का व्यापार करते थे। महमूद गवाह किस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रसिद्ध था? तो एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन, ठीक है, उन्होंने मदरसा की भी स्थापना किया था दोस्त। राजतरंगिणी कलहम के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिणी किससे संबंधित है? तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जो इसमें बुक्स में लिखा गया है, किसमें? राजतरंगिणी में। ये जो बुक्स का लैंग्वेज है ये संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है। राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? ये कश्मीर के क्षेत्र से इतिहास से संबंधित है। कश्मीर का राजा किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। जैनुल आबिदीन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो इनका नीति क्या था दोस्त? धार्मिक सहिष्णुता, रिलीजियस टॉलरेंस टाइप के ये आदमी थे दोस्त। बंगाल सल्तनत का प्रमुख केंद्र कौन था? तो ये गौर था, ठीक है, बंगाल सल्तनत का प्रमुख केंद्र गौर था। यहाँ पर ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होती थी। मालवा सल्तनत की राजधानी क्या था? मालवा सल्तनत की राजधानी मांडू थी। मांडू किस क्षेत्रीय राज्य से संबंधित था? तो मांडू संबंधित है मालवा से। कहाँ से? मालवा से संबंधित क्षेत्र थे। गुजरात सल्तनत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो खंभात, जिसे कैम्बे कहा जाता है। ये खंभात देख लीजिए, गल्फ ऑफ खंभात गुजरात सल्तनत का प्रमुख बंदरगाह था दोस्त। यहाँ से फॉरेन
यहाँ से फॉरेन ट्रेड भी हुआ करता था दोस्त। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? अहमदाबाद शहर की स्थापना अहमद शाह प्रथम ने किया था। किसने किया था? अहमद शाह प्रथम ने इनकी स्थापना किया था दोस्त। महमूद बेगरा किसके लिए प्रसिद्ध था? इनको याद रखिए, महमूद बेगरा को याद रखना है। ये चंपानेर और जूनागढ़ विजय के लिए, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंपानेर और जूनागढ़ विजय के लिए ये फेमस था। उन्होंने यहाँ पर विजय प्राप्त किया था दोस्त। इससे क्या हो गई? तो बेगरा के समय में गुजरात जो सल्तनत चल रही थी ये क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया दोस्त। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत के जो फेमस दुर्गों में से एक है दोस्त। वहाँ पर किसका शासक चल रहा था? तो राजपूत की शक्ति चल रहा था, ठीक है, राजपूत पावर, राजपूत का जो पावर वहाँ पे चल रहा था मेवाड़ में। महाराणा कुंभा किस राज्य से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से संबंधित है महाराणा कुंभा। इन्होंने चित्तौड़ में क्या? विजय टावर की स्थापना किए थे। किसने किया था? महाराणा कुंभा ने। विजय स्तंभ की निर्माण किसने करवाया था? यही बताया है, महाराणा कुंभा, विजय स्तंभ। राणा सांगा किस राज्य के शासक थे? राणा सांगा, बताइए, राणा सांगा किस? मेवाड़ के ये शासक थे। खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध चलता है दोस्तों। किसके बीच? बाबर एवं राणा सांगा के बीच, जो 1527 ईस्वी में चला था। इस युद्ध में क्या हो गई? बाबर विजय हो गया। बाबर क्या हो गया? इस युद्ध में विजय हो गया। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो ये 1576 में होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है। महाराणा प्रताप और किन के बीच में होता है? अकबर के बीच में ये युद्ध होता है दोस्तों। ये हल्दी घाटी एरिया देख लीजिए, कहाँ पर? राजस्थान के क्षेत्र में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ भाई? तो अकबर साइड और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी में अकबर की ओर से सेनापति कौन थे? तो राजा मानसिंह। अकबर के समय में जो सेनापति उनका वहाँ पर थे, ये राजा मानसिंह थे। ये आमेर राजपूत घराने से संबंधित थे, राजा मानसिंह, और उन्होंने अकबर की सेना को लीड किया था। महाराणा प्रताप सिंह प्रसिद्ध घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। इनके घोड़े का नाम था चेतक। जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? जौनपुर से मलिक सरवर ने किया था? मलिक सरवर ने जौनपुर सल्तनत की स्थापना किया था। जौनपुर को क्या कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। जौनपुर को किस नाम से जाना जाता है? सिराज ऑफ ईस्ट। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो बताइए, उस समय में बंगाल का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह उस समय में बंगाल का शासक थे। वो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। मांडू का जहाज महल किस क्षेत्र से संबंधित था? बताइए, तो ये मालवा से। ये देखिए जहाज महल। गुजरात सल्तनत का प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगरा गुजरात सल्तनत के प्रसिद्ध शासक थे। कश्मीर के किस शासक ने संस्कृत और फारसी विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो जैनुद्दीन आबिदीन, ठीक है। इन्हें कश्मीर का अकबर, ठीक है, कश्मीर का अकबर के रूप में इसके नवाजा जाता है। इसके धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं एवं सांस्कृतिक संरक्षण के लिए। मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग कौन था? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग थे। राणा सांगा किस युद्ध में बाबर से पराजित हुआ? राणा सांगा खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में, जो 1527 में हुआ था दोस्तों।
इसमें राणा सांगा को पराजय की सामना करना पड़ा। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 1527 में। और इसी युद्ध के बाद में उत्तर भारत में क्या हुआ? बाबर की स्थिति मजबूत हो गई। महाराणा कुंभा ने कौन सा स्तंभ बनाया? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ। कौन बनाता था? विजय स्तंभ बनाया था। यह स्तंभ कहाँ पे है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये क्यों बनाया था? तो इनको याद रखिए, ये मालवा के महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त जो किया था, मालवा विजय के रूप में ये बनाए थे। विजय स्तंभ किस विजय के समय? तो बता ही दिए थे। अभी इसका आंसर क्या होगा? टिक कीजिए। इसका आंसर है विजय स्तंभ किस विजय की स्मृति में बनाया गया? तो मालवा का जो विजय किया था इसके स्मृति में बनाया गया दोस्तों। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके युद्ध के बाद हुई? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था दोस्तों। पानीपत का प्रवेश 1526 में हुआ था और यही युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंत का कारण बना। किन के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जाबर का पूरा नाम था। ये कहाँ से थे? फरगना से ये संबंधित थे, वहाँ का लोकेशन से। इनकी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा उनके ऑटोबायोग्राफी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था दोस्त? चलिए बताइए। ये तुर्की भाषा में। किस में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। बाबर ने खानवा का युद्ध किससे लड़ा? खानवा का युद्ध किससे लड़ा था? ये राणा सांगा से। बाबर ने खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा था। ये युद्ध 1527 में हो गया था दोस्त। चांदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? बताइए। तो ये 1528 में चांदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ। बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी की युद्ध बाबर ने किसके विरुद्ध? तो मेदिनी राय के विरुद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ भाई? घाघरा का युद्ध 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर और अफगान जो पावर्स था इनके बीच युद्ध हुआ था। घाघरा के युद्ध मुख्यतः बाबर ने किस शक्ति के बीच हुआ था? अफगान शक्तियों के बीच, ये अफगान पावर के बीच में ये युद्ध हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? बाबर की मृत्यु 1530 में हो गया था दोस्त। उसके बाद जो शासक बना ये हुमायूं शासक बना था बाबर के इस युद्ध के बाद में। बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल। बाबर का मकबरा काबुल में। बाबर का मकबरा। बाबर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? तो बाबर के बाद सिंहासन बैठा था हुमायूं। बाबर के बाद हुमायूं। बाबर का पूरा नाम क्या है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनका पूरा नाम था। ये बाबर का पुत्र था। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? गुलबदन बेगम के द्वारा ये बुक्स लिखा गया था। हुमायूं के शासन का पहला चरण कब था? तो हुमायूं का शासन का जो पहला चरण चला था ये 1530 से 40 के बीच में चला था दोस्त। उसके बाद क्या हुआ? कि उनको हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। शेर शाह सूरी ने इनको भारत छोड़ करके फारस ईरान भगा दिया था। हुमायूं का सबसे बड़ा अफगान प्रतिद्वंदी कौन था? अफगान में प्रतिद्वंदी तो ये था शेर शाह सूरी। ठीक है। उन्होंने चौसा और कन्नौज 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ और 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, उनमें उनको खदेड़ दिया। किसको? हुमायूं को खदेड़ दिया और भारत में सूर्यवंश की स्थापना हो गई।
चौसा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। देख लीजिए लोकेशंस में, आप मैप को देख लीजिए। चौसा जो बिहार में पड़ता है, और डिस्ट्रिक्ट मैप, और ये चौसा का पूरा एरिया है। चौसा में हुमायूं ने किसको पराजित किया? हुमायूं को किसने पराजित किया? तो शेरशाह सूरी ने। इन्होंने जीटी रोड का निर्माण भी करवाया था। जीटी रोड का भी निर्माण करवाया था। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में हुआ था। कन्नौज के बाद हुमायूं को क्या करना पड़ा भाई? उनको भागना पड़ा। एक्साइल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उनको भाग जाना पड़ा दोस्त। भारत छोड़ करके कहीं दूसरे जगह पर उसको निर्वास करना पड़ा। फिर से अधिकार कब कर लिया? तो 1555 ईस्वी में इन्होंने सरहिंद की लड़ाई लड़ते हुए इन्होंने फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा 1555 ईस्वी में उन्होंने कब्जा कर लिया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो सीढ़ियों पर गिर करके, ठीक है, इन्होंने सीढ़ी पर फिसल रहे थे, पुस्तकालय की सीढ़ी पर इन्होंने फिसल कर उनकी मृत्यु हुई। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 1556 में। हुमायूं की मृत्यु कब होती है? 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? देखिए सीढ़ी पर गिर करके ये चल दिए, सीढ़ी पर गिर करके ये चल दिए। फॉलिंग ऑफ लीडर्स, लाइब्रेरी जो था, ठीक है, इस लाइब्रेरी से गिर करके ये चल दिए। हुमायूं नामा की लेखिका कौन हुई? तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखिका हुई। वह क्या थी? वह कौन थी? तो बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन। बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी कौन? गुलबदन बेगम। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा बनवाने वाले हमीदा बानो बेगम थे। हमीदा बानो बेगम, उनका कौन था? ये पत्नी हमीदा बानो बेगम उनके वाइफ थी। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम था फरीद खान। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान। इनका यह नाम शेर को मारने के कारण पड़ा था। ओके, नेक्स्ट। शेरशाह सूरी किस वंश का संस्थापक था? तो ये सूरी वंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था दोस्तों। इनका जो शासन चला 1540 से 1555 तक चला। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ और 1555 में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में पुनः दिल्ली की गद्दी प्राप्त कर ली। शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का चलाया? तो ये रुपया चलाए थे। शेरशाह सूरी रुपया जो सिल्वर का था, चांदी का था, ये चलाए थे। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो कालिंजर में। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हो गई थी दोस्त। अकबर का जन्म कहाँ होता है? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था दोस्त 1542 ईस्वी में। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। अकबर का पिता का नाम हुमायूं एवं माता का नाम हमीना बानो बेगम। हमीना बानो बेगम उनके माता का नाम था दोस्त। अकबर ग्रेट रूलर में आता है। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। अकबर के पिता का नाम, इनका सीढ़ी से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गया था दोस्त। अकबर के संरक्षक कौन थे? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। अकबर के राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानौर। कहाँ पे हुआ था दोस्त? अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में, जब वह 13 वर्ष के उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ है दोस्त। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। किनके बीच? तो अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य के बीच में युद्ध हुआ था।
इसमें क्या हो गया, तो हेमू डिफीट हो गए, पराजित हो गए। पानीपत के द्वितीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर किसकी टाइटल लिया था, तो विक्रमादित्य की टाइटल लिया था दिल्ली पर जब उन्होंने अधिकार कर लिया था। हेमू को किस युद्ध में पराजित किया गया था, तो हेमू को पराजित किया गया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो 1556 में हुई। अकबर ने जजिया गढ़ कब समाप्त किया था, 1564 में अकबर ने जजिया गढ़ समाप्त किया, एवं 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया। अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था, फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में बनवाया गया था। और फतेहपुर सिकरी जो था एक नगर भी था जिसको अकबर ने बसाया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। इबादत खाना की स्थापना 1575 में हुई थी। यहाँ पे रिलीजियस और फिलोसफी का चर्चा हुआ करता था। यहाँ पर धार्मिक एवं दार्शनिक क्या चर्चा हुआ करता था इबादत खाना में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया, ये करने वाले अकबर थे। स्थापना कब हुई इनका, तो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य आधार क्या था, सहयोग एवं व्यावसायिक संबंध, कोऑपरेशन एंड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ दोस्त, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी की युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर के बीच साइड से जो लड़ रहे थे उनका नाम था राजा मान सिंह अकबर के साइड से लड़ रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ, तो अकबर साइड और महाराणा प्रताप के बीच। हल्दी घाटी में अकबर की ओर से सेनापति कौन था, तो राजा मान सिंह अकबर की ओर से सेनापति था दोस्त। वे नवरत्नों में गिने जाते थे। मनसबदारी में जात किससे संबंधित था, जात व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत पद की स्थिति थी, पर्सनल रैंक को जात कहा जाता था। मनसबदारी में सवार किससे संबंधित था, सवार घुड़सवारों की संख्या, नंबर ऑफ कैवलरी मैन से संबंधित था। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित था, दहसाला बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था से संबंधित था, रेवेन्यू सिस्टम से दहसाला बंदोबस्त संबंधित था। यह व्यवस्था राजा टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल ने शुरुआत किया था। किसने विकसित की, तो वहीं राजा टोडरमल ने इसको विकसित किया था। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखे थे दोस्त। आईने अकबरी अबुल फजल जी लिखे थे। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, सिकंदरा नियर आगरा के नज़दीक में अकबर का मकबरा स्थित है। अकबर की मृत्यु कब हो गई, 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी दोस्त। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था, तानसेन ये सॉन्ग से जुड़े हुए थे। अकबर के राजस्व सुधार रेवेन्यू रिफॉर्म से संबंधित नवरत्न कौन था, तो ये थे टोडरमल रेवेन्यू रिफॉर्म से संबंधित है। दहसाला बंदोबस्त मुख्य रूप से दहसाला बंदोबस्त इन्हीं से संबंधित था। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, सलीम दोस्त। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम। उनका कार्यकाल रहा, जब अकबर की मृत्यु हो गई 1605 से 1627 तक इनका कार्यकाल चलता है। जहांगीर किसका पुत्र था, तो ये अकबर का
पुत्र था। जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? जहांगीर की तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है दोस्त। उनका वे चित्रकला से, पेंटिंग से काफ़ी ज़्यादा लगाव था जहांगीर का। न्याय का जंजीर किस मुगल शासक से संबंधित है? तो ये जहांगीर से ही संबंधित है दोस्त। ये न्याय का जंजीर में आम जनता का जो भी प्रॉब्लम्स होता था, जो भी शिकायत करना होता था, बस जंजीर को बजा देते थे, जंजीर को खींच देते थे। जहांगीर स्वयं को न्यायप्रिय शासक के रूप में दिखाना चाहता था दोस्त। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो आए थे। वह कहाँ के था? इंग्लैंड के। वह इंग्लैंड से आए थे सर थॉमस रो। सर थॉमस रो किस देश से आए थे? तो ये इंग्लैंड से आए हुए थे। गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक के समय मृत्युदंड दिया गया? जहांगीर के समय में ही गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, जिनको शहादत दी गई जहांगीर के द्वारा, क्योंकि उनको पुत्र को उन्होंने आशीर्वाद दिया और कुछ पैसा भी, कैश भी दिया। इसके कारण से जहांगीर खफा हो गए। जहांगीर की प्रसिद्ध पत्नी, फेमस वाइफ का नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां इनके वाइफ का नाम है। इनका जो रियल नेम है ये है मेहरुनिसा। मेहरुनिसा इनके रियल नाम है नूरजहां का। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये लाहौर में दोस्तों। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हो जाती है। मुगल चित्रकला का विशेष विकास किसके काल में हुआ? तो जानते ही हैं, जहांगीर पेंटर किंग है। पेंटर किंग है जहांगीर। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। जहांगीर का बचपन का नाम खुर्रम था। इनका शासनकाल कब से कब चला? तो 1628 से 1658 तक चला था दोस्तों। कुल 30 वर्षों का कार्यकाल इनका था खुर्रम का। शाहजहां सबसे अधिक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये आर्किटेक्चर के लिए, मतलब कि स्थापत्य कला के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनके अंतर्गत इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला जिसे कहते हैं, और जमा मस्जिद की निर्माण करवाया। शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर का भी बसाया। जहानाबाद नगर की स्थापना किए थे शाहजहां ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया भाई। किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जो यमुना नदी के तट पर है। यमुना नदी के तट पर है, ये देख लीजिए। ताजमहल किसकी याद में बनवाया? तो ये मुमताज महल की याद में बनवाया था। शाहजहां ने दिल्ली में कौन सा किला बनवाया था? रेड फोर्ट, लाल किला बनवाया था। औरंगजेब की उपाधि क्या था? औरंगजेब की उपाधि आलमगीर। औरंगजेब की उपाधि क्या था? आलमगीर। इनका कार्यकाल 1658 से 1707 तक चला था दोस्तों। 1658 से 1707 तक चला था। औरंगजेब किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः इम्प्लीमेंट कब कर दिया? फिर से लागू? तो 1679 आते आते उन्होंने फिर से लागू कर दिया दोस्तों। और अकबर ने, याद रखिएगा कि अकबर ने जजिया कर कब हटाया? तो 1564 में अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दे दिया था? तो यही औरंगजेब थे। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु हुए, उनको उन्होंने शहादत कर दी दोस्त। गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहते हैं दोस्त। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई? 1707 में औरंगजेब जी स्वर्ग सिधार गए। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद। औरंगजेब की मकबरा
खुलदाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र में है, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी का जन्म कहाँ होता है? शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी का जन्म शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवाजी का माता का नाम क्या था? उनके माता का नाम जीजाबाई थी। शिवाजी के पिता का नाम? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले उनके पिता का नाम था। शिवाजी की पहली बड़ी विजय कौन सी थी? तोरण दुर्ग पर विजय उन्होंने 1646 ईस्वी में किए थे। शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर अधिकार 1646 ईस्वी में किए। अफजल खां का वध हुआ था। अफजल खां का वध कहाँ पे हुआ था? तो अफजल खां का वध हुआ था प्रतापगढ़ में। अफजल खां का वध प्रतापगढ़ में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1659 ईस्वी में अफजल खां का वध हो गया दोस्त। शिवाजी ने सूरत पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो शिवाजी ने सूरत पर पहली बार आक्रमण 1664 ईस्वी में किए थे। वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो धन था उनको प्राप्त किए शिवाजी ने। पुरंदर की संधि 1665 में हो रहा है, ठीक है। किसके बीच? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच। शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में युद्ध हो रहा था, संधि हुआ था। पुरंदर की संधि शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ भाई? तो उनका राज्याभिषेक कब हुआ बताइए? 1674 ईस्वी में शिवाजी की राज्याभिषेक हुआ दोस्त। कहाँ पे? तो रायगढ़ दुर्ग पर इनकी राज्याभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद शिवाजी क्या कहलाए? छत्रपति कहलाए। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। अष्ट परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इनको पेशवा कहलाते थे। इनमें कुल 8 मुख्य मंत्री होते थे। 8 जो प्रमुख मंत्री हुआ करते थे इसमें। अष्टप्रधान में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? तो वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था। क्या कहते थे? अमात्य। ये आय व्यय का लेखा जोखा करते थे। शिवाजी की युद्ध पद्धति क्या कहलाती थी? तो गुरिल्ला वारफेयर, ठीक है। कम संख्या में होना और बहुत बड़ी संख्या को हरा देना। एकाएक जब वो तैयार नहीं हो, ठीक है, तब उनको उस पर युद्ध अटैक करके उनको हरा देना। चौथ कर कितना होता था? तो 25% 1/4। 25% 1/4। सरदेश मुखी कितना होता था? तो 10%। 1/10, ठीक है। 10% याद रखिए उसको। डी ऑप्शन करेक्ट है। शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। उनके बाद शासक संभाजी बना। शिवाजी की मृत्यु के बाद शासक बना संभाजी। तृतीय पानीपत युद्ध कब युद्ध हुआ? 1761 ईस्वी में तृतीय पानीपत युद्ध होता है। कितने? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में यह युद्ध हुई। इसमें क्या हो गई थी? तो मराठों की पराजय हो गई थी। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति एवं सामाजिक समानता। डेवोशन टू गॉड एंड सोशल इक्वालिटी इनका मुख्य उद्देश्य था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला संत कौन थे? अलवार और नैनार थे शिव के उपासक, और नैनार विष्णु के उपासक थे। अलवार विष्णु और नैनार शिव के उपासक थे दोस्तों। अलवार संत किस देवता के? तो अलवार सब संत विष्णु जी के उपासक थे, और नैनार सत देवता शिव जी के उपासक थे दोस्तों। रामानुजाचार्य किस दर्शन से जुड़े हुए थे? विशिष्टाद्वैत से रामानुजाचार्य जुड़े हुए थे।
अद्वैत वेदांत के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? तो इनका प्रवर्तक शंकराचार्य जी थे। अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ की स्थापना किए। कबीर किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? तो ये निर्गुण भक्ति से जुड़े हुए थे, मतलब कि ईश्वर की निरंकार रूप से ये जुड़े हुए थे। कबीर ने जाति पाखंड बाहरी जो कर्मकांड हो रहे थे इनके ये विरोध थे। कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रामानंद जी कबीर जी के गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। इसमें कुल कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ। चिश्ती सिलसिला भारत में किसने लोकप्रिय किया? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती परंपरा भारत में डेवलप किए। उनकी दरगाह कहाँ पे है? उनकी दरगाह अजमेर में है। ढाई आखर प्रेम का किस संत से संबंधित है? ढाई आखर प्रेम का तो संत कबीर से संबंधित है। इनका जो मुख्य रचनाएं हैं ये कौन है? बीजक। कबीर जी का मुख्य रचना है बीजक। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ये किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में लिखा गया था। सूरदास किसके भक्त थे? श्री कृष्ण के। सूरदास श्री कृष्ण के भक्त थे। ये ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी? सूरसागर इनकी प्रसिद्ध रचना थी। इनमें कृष्ण का बाल लीलाओं का वर्णन है। मीरा किसकी भक्त थी? तो श्री कृष्ण के भक्त थी मीरा, जो राजस्थान की प्रसिद्ध कवयित्री थी। चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति धारा से जुड़े हुए थे? तो ये कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए थे दोस्त। ये बंगाल और उड़ीसा तक सीमित थे। चैतन्य महाप्रभु का मुख्य क्षेत्र बंगाल और उड़ीसा था। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत कौन थे? महाराष्ट्र के तो संत तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। वे विट्ठल और विठोबा भक्ति से जुड़े हुए थे। ये महाराष्ट्र का लोकेशन। ज्ञानेश्वर किस क्षेत्र के प्रसिद्ध संत थे? ज्ञानेश्वर तो ये भी महाराष्ट्र के ही थे। ज्ञानेश्वर भी महाराष्ट्र के ही थे। उनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? तो ज्ञानेश्वरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो खानका। सूफी संतों को निवास स्थान को जहाँ पे लोग रहते थे इनको खानका कहा जाता था दोस्तों। सूफी परंपरा में समा किस संबंधित था? समा तो इस से आप याद कर सकते हैं, संगीत और अध्यात्म गायन से ये था। ठीक है, और याद करने का एक ट्रिक है, जिसे हम लोग करते हैं सामवेद जो हम लोग गाए जा सकने वाले वेद। तो उसी प्रकार समा मतलब कि म्यूजिक, इनको ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और उनका जो फेमस जो शिष्य हुए डिसाइपल ये हुआ अमीर खुसरो का फेमस डिसाइपल हुआ। बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। बाबा फरीद, उनका क्षेत्र था पंजाब। भक्ति और सूफी आंदोलन की समान विशेषता क्या थी? तो इनकी विशेषता थी प्रेम, भक्ति और सामाजिक समानता पर बल देना। कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो इनका लोकेशन दिल्ली में है दोस्त। कुतुब मीनार का लोकेशन कहाँ पे है? दिल्ली में, जिसको बनाने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको बनाया था दोस्त। इनको पूरा करने वाला कंप्लीट कौन किया? तो इल्तुतमिश ने इनको पूरा किया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन के झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पे? अजमेर में।
2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। अलाई दरवाज़ा किस शासक से संबंधित है? ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ये कहाँ पर है लोकेशन? तो अलाई दरवाज़ा का लोकेशन दिल्ली में है। तुगलक स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका प्रमुख विशेषता मजबूत, सादा और ढलानदार दीवारें, स्ट्रॉन्ग, सिंपल एंड स्लोपिंग वॉल्स इनका प्रमुख विशेषता थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने किया था? तो इनकी स्थापना अकबर ने किए थे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किए थे। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। किसके? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाए थे। ताजमहल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ताजमहल मुगल स्थापत्य किसका है? मुगल स्थापत्य, मुगल आर्किटेक्चर का उदाहरण है। इसने मुमताज़ की याद में बनवाया था ताजमहल। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। पद्मावत के लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ये अवधी पद्मावत किस भाषा में है? अवधी भाषा में लिखा गया है पद्मावत। अमीर खुसरो किसके दरबार से सब जुड़े हुए थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से जुड़े हुए थे। अमीर खुसरो को तूते ए हिंद, क्या? तूते ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? अमीर खुसरो संगीत एवं साहित्य के रूप में उनको याद किया जाता है। म्यूजिक एंड लिटरेचर के रूप में याद किया जाता है। वे निजामुद्दीन औलिया, किसको? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? बताइए, बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह की ये मकबरा है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देख लीजिए, बिहार में शेर शाह सूरी की मकबरा स्थित है, सासाराम में। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? बताइए, लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया? तो ये शाहजहां ने तैयार किया था। इनका लोकेशन कहाँ है? तो इनका लोकेशन दिल्ली में है। लाल किला का लोकेशन दिल्ली में है दोस्तों। जमा मस्जिद किसने बनवाई? जमा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। जमा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। यह कहाँ पर है? तो शाहजहानाबाद में स्थित है। शाहजहानाबाद में ये स्थित है दोस्तों। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल में माना जाएगा? तो जहांगीर। जहांगीर को क्या कहेंगे हम? पेंटर किंग कहते हैं हम जहांगीर को। ठीक है। उसके समय में जो पशु पक्षी का चित्र का काफ़ी ज़्यादा जहांगीर प्रेमी थे। उनके समय में जो प्रसिद्ध चित्रकार था, पेंटर था, उस्ताद मंसूर काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तानसेन किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित थे? तो तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन अकबर के दरबारी थे, यहाँ तक कि वो अकबर के नौरत्न में शामिल थे। तानसेन ध्रुपद, क्या? ध्रुपद जो गायन थे, इनका शैली से संबंधित था। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो इनका प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में मानस थी, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? अवधी लैंग्वेज में लिखा गया था। सूरसागर के रचनाकार कौन थे? सूरदास सूरसागर के रचनाकार थे, जो कृष्ण भक्ति से संबंधित था और ब्रज भाषा से रिलेटेड थे। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल अकबरनामा लिखे थे। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो स्वयं बाबर की आत्मकथा स्वयं का होता है, तो बाबर की आत्मकथा बाबरनामा लिखा था। किन भाषा में? तो तुर्की लैंग्वेज में ये लिखा गया था।
बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किए थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। उन्होंने किताब उल हिंद, क्या किताब उल हिंद की रचना किए थे। किताब उल हिंद किसकी रचना है बताइए? तो ये अलबरूनी की रचना है दोस्त। किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आए थे। ये मोरक्को के थे। ये इब्न बतूता मोरक्को से आए हुए थे। और जब यहाँ पे आए तो मोहम्मद बिन तुगलक से क्या नियुक्त किया? काजी नियुक्त कर दिए, मतलब कि जज, उसको जज नियुक्त कर दिए। इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत किसमें लिखा हुआ? तो रिहला में। इसको किस में लिखा हुआ है? रिहला में लिखा हुआ है। अब्दुल रज्जाक ने किस दक्षिण भारतीय साम्राज्य का वर्णन किया है? विजयनगर की वर्णन किया था। ये कहाँ के थे? तो ये ईरान के थे। अब्दुल रज्जाक फारस, ईरान से संबंधित थे। निकोलो कांटी किसके साम्राज्य में भारत आया? तो ये विजयनगर साम्राज्य में भारत आया था। ये इटली के थे। दिल्ली सल्तनत में वजीर किस विभाग का प्रमुख था? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हुआ करते थे वजीर। वित्तीय विभाग को क्या कहा जाता था? तो दीवान ए विजारत कहा जाता था। दीवान ए अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता था। इसमें सैनिक की भर्ती, वेतन एवं घोड़ों की देखभाल किया जाता था। अलाउद्दीन ने दाग और हुलिया व्यवस्था डेवलप किए थे। दीवान ए इंसा ये कोरिस्पोंड डिपार्टमेंट से संबंधित है। किससे? कोरिस्पोंड डिपार्टमेंट, पत्राचार डिपार्टमेंट से ये संबंधित है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू किए हुए थे। मतलब इसमें दो पद थे। कौन? जात और सवार। जात थे और सवार नाम का पद हुआ करता था। मनसबदारी में जात क्या बताता था? तो व्यक्तिगत रैंक, पर्सनल रैंक को से जात संबंधित था दोस्त। मनसबदारी में सवार क्या था बताइए? सवार था इसका घुड़सवारों की संख्या, नंबर ऑफ कैवलरी मैन सवार से संबंधित था। अकबर की दाहसाला पद्धति किससे जुड़े हुए थे? तो लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए थे। दाहसाला पद्धति लैंड रेवेन्यू से जुड़े हुए थे। दाहसाला पद्धति का संबंध किस अधिकारी से था? अधिकारी टोडरमल। ठीक है, उन्होंने राजस्व के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया था एवं दाहसाला बंदोबस्त को व्यवस्थित किया था दोस्त। दिल्ली सल्तनत में खराज क्या था बताइए? खराज एक लैंड टैक्स था दोस्त। जजिया कर किस पर लगाया जाता था? तो नॉन मुस्लिम्स, मतलब कि ये हिंदुओं पर इम्प्लीमेंट किया जाता था दोस्त। इनको समाप्त करने वाले कौन शासक थे? तो 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन अकबर तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसको फिर 1679 ईस्वी में जब औरंगजेब आए तो इसको फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया। ज़कात किससे संबंधित कर था बताइए? ज़कात मुस्लिमों पर धार्मिक रिलीजियस टैक्स ऑन मुस्लिमों पर ये इम्प्लीमेंट किया जाता था दोस्त। जजिया और ज़कात अलग अलग प्रकार के कर थे दोस्त। हम्स क्या था? तो लूट का पाँचवा भाग, मतलब ये 20% इनको देना पड़ता था। अलाउद्दीन के समय में बाजार अधिकारी को क्या कहा जाता था? शाहना मंडी। यह बाजार मतलब मार्केट कंट्रोल से संबंधित थे दोस्त। मुगल काल में सूबे का प्रमुख अधिकारी कौन था? सूबेदार इनको याद करना तो ईजी है। सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था दोस्त। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए दोस्त। जय हिंद।